हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिनवाड़ा की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो क्लास 12 है और चैप्टर नंबर हमारा सेकंड ही है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, अकाउंटिंग्स ऑफ नेशनल इनकम। तो क्लास 12 है और लेक्चर नंबर आज का हमारे नवा लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर नंबर 9। और आज का हमारा टॉपिक है कि समावेश और वापसी में क्या अंतर है। समावेश का दूसरा नाम है भरण और वापसी का दूसरा नाम है क्षरण, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि भरण और क्षरण में क्या अंतर है। पहला अंतर तो ये, दूसरा अंतर देखेंगे एक दूसरे ये मतलब अलग अलग नाम है, ठीक है, कि समावेश को भरण भी कहते हैं और वापसी को क्षरण भी कहते हैं। दूसरा अपन देखेंगे कि साधन आय और हस्तांतरण आय में क्या अंतर है। तीसरा अंतर देखेंगे कि साधन भुगतान और हस्तांतरण भुगतान में क्या डिफरेंस है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक करें और शेयर जरूर करें। ओके, चलिएगा, पूरी लेक्चर वीडियो को देखना, अच्छे से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वीडियो को अगर दोहराने की कोशिश की और इसकी शॉर्ट वीडियो में रहे तो बेटा ये टॉपिक्स आपके पूरा ऊपर से चलने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, समावेश के अंदर कह रहा हूं, इसमें कह रहा हूं, समावेश में कह रहा हूं सर क्या। पहला अंतर यहाँ पे है कि ये वे समष्टि के क्षण है जिनके स्तर में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। मतलब समावेश में तो उत्पादन का स्तर बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ेगा, मतलब उत्पादन के स्तर बढ़े तो साधनों में जब वृद्धि होगी तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी। जबकि वापसी में ऐसा नहीं, वापसी में रिवर्स है, वापसी में कमी होगी। मतलब समावेश में क्या होता है, उत्पादन का स्तर बढ़ता है, जबकि यहाँ पे क्या है, उत्पादन का स्तर कम होता है। देखना, यहाँ पर तो मैंने कहा है कि जिनके स्तर में वृद्धि होती है, जबकि यहाँ पर भी यही बात है कि यहाँ पर भी क्या बोला है कि उनके स्तर में वृद्धि हो रही है। यहाँ वृद्धि दोनों जगह हो रही है, लेकिन यहाँ पर उत्पादन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब जो भी सरकारी खर्च है वो किस में जाते हैं, समावेश के अंदर जाते हैं। जैसे सरकारी उपभोग है, मैंने आपको बताया था अगले लास्ट लेक्चर के अंदर कि सरकार भी फर्मों से वस्तुओं और सेवा को खरीद सकती है, और जब सरकार वस्तुओं और सेवा को खरीदेगी तो उसका व्यय भी करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, सरकारी उपभोग है, ठीक है। सरकारी निवेश है, सरकार को जब भी मान लीजिएगा पैसे बचेंगे तो सरकार क्या करेगी, उन पैसों को पूंजी बाजार में निवेश कर देती है। उसी प्रकार निर्यात है, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि वापसी में क्या होगी, बचत होगी, आयत होगा और कर होगा। बचत, आयत और कर, ये किसमें जाते हैं, वापसी में। इसके बाद में इस घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की मांग के स्तर में वृद्धि होती है। मतलब समावेशी में क्या होगा कि जो भी घरेलू अर्थव्यवस्था है उसमें जो भी आपने वस्तुओं का उत्पादन किया है तो उससे मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी, जबकि यहाँ पर क्या होती है, मांग में कमी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर मांग में कमी हो रही है क्योंकि यहाँ पर मांग में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ पर उत्पादन का स्तर बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर उत्पादन का स्तर कम हो रहा है। उसी प्रकार समावेशी के अंदर चक्रीय प्रवाह का क्या होता है, विस्तार होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, संकुचन होता है। विस्तार का मतलब फैलाव होता है, विस्तार का मतलब फैलना, और संकुचन का मतलब कम होना। संकुचन का मतलब ये क्या होता है कि कमी होना, मतलब कि ये कह सकते हैं कि भी कम गैप होगा, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। समझ में आया कि नहीं, ये क्लियर आपको? हाँ, तो इसको नोट कर दो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि साधन आय और हस्तांतरण आय में क्या अंतर है। साधन आय और हस्तांतरण आय में क्या डिफरेंस है उसको भी देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अच्छे से। अब आपको देखना है कि साधन आय और हस्तांतरण आय में क्या डिफरेंस है, मतलब फैक्टर्स इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या अंतर है उसको देख लेना। तो साधन आय नाम से स्पष्ट है, किससे होगी, साधनों से। कौन से साधन, उत्पादन के साधनों से प्राप्त होती है, ठीक है। जबकि हस्तांतरण आय क्या होती है, जो परिवार है, उद्यमी है और सरकारी को एक दूसरे से प्राप्त होती है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि सरकार को, ठीक है, समझ में, यानी कि सरकार को भी आय प्राप्त होती है
कर के रूप में, परिवार को भी प्राप्त होती है कुछ सामाजिक सेवा के रूप में, ठीक है। इसी प्रकार उद्यमी को भी होती है, फर्म को भी होती है, ठीक है। तो मतलब उत्पादन के साधनों से जो आय प्राप्त होती है वो साधन आय, और जो सरकार के थ्रू कोई आय प्राप्त होती है तो वो नॉर्मल किसमें जाती है, हस्तांतरण आय में। और सरकार को कोई आय प्राप्त होती है तो वो किसमें होगी, नॉर्मल कर के रूप में, तो वो होती है हस्तांतरण आय। अब देखना साधन आय, साधन आय में एग्जांपल देखो, जैसे कि भूमि का भुगतान किसमें होता है, मजदूरी में, ठीक है। सॉरी, भूमि का जो भुगतान होता है वो लगान के रूप में होता है, और श्रम का होता है वो मजदूर में, पूंजी पर ब्याज और भूमि को लाभ है। उसके बाद में देखो हस्तांतरण में, जैसे कि इसमें 4 प्रकार के, मैंने बताया था उत्पादन के मुख्य रूप से इसमें 4 साधन मानने हैं आपको, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कह रहा हूं। और जबकि इसमें हस्तांतरण आय के मुख्य प्रकार होते हैं दो, एक तो कह रहा हूं चालू और एक कह रहा हूं पूंजीगत। एक तो चालू हस्तांतरण, एक पूंजीगत हस्तांतरण। एक डिफरेंस और आता है कि चालू कीमत और स्थिर कीमत में क्या डिफरेंस है, तो वो फिलहाल मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको जब राष्ट्रीय आय का पढ़ाऊंगा उसके बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगली लेक्चर वीडियो में राष्ट्रीय आय के ऊपर ही बताऊंगा कि नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है। चालू कीमत का मतलब होता है जो मार्केट में प्राइस चल रही है उससे संबंधित है, उसमें उत्पादन बढ़े या न बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। जबकि स्थिर कीमत का मतलब होता है कि उसमें आधार वर्ष के आधार पर, उत्पादन के आधार पर कीमत तय की जाती है, उसमें उत्पादन बढ़ेगी तो उसके आधार पर कीमत तय की जाती है, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई आपको, यानी कि चालू वर्ष के अंदर मार्केट में जो प्रचलित कीमत होती है उसके आधार पर होता है, और स्थिर में आधा वर्ष के आधार पर। वो मैं इसके लिए अलग से वीडियो दूंगा, उसकी चिंता मत करना। अभी फिलहाल ये देखो, यह फर्म के लिए क्या होती है, यह फर्म के लिए मैंने 2 बार लिखा नहीं, यह फर्म के लिए भुगतान तथा साधनों के लिए आय होती है, यानी कि 2 तरफा होता है। मतलब फर्म के लिए तो क्या होता है, भुगतान होती है, क्योंकि फर्म क्या करती है, उत्पादन के साधनों का भुगतान करती है, और साधनों के लिए क्या होती है, आय, मतलब परिवार के लिए क्या होती है, आय। मतलब ये 2 तरफा हुआ है। किस तरह से हुआ है, 2 तरफा, मतलब पहले फर्म भुगतान करेगी परिवार को, और परिवार फिर फर्म क्या करेगी, पहले तो परिवार है वो फर्म को साधन उपलब्ध कराती है, उसके बाद में फर्म है वो उन साधनों का भुगतान करती है, फिर फर्म है जो उस परिवार को वस्तु और सेवा देती है, तो परिवार क्या करता है, उन वस्तु और सेवा का भी भुगतान करता है। तो मैं भुगतान के अंदर बताऊंगा, जब साधन का भुगतान भी आगे अंदर आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो साधनों के लिए आय भी होती है, मतलब ये 2 तरफा है, जबकि ये एक तरफा ही है, यानी कि इसमें हस्तांतरण आय जो होता है वो एक तरफा भुगतान होता है, जो किसी वस्तु या सेवा के बदले में प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें सीधी सी बात है, वस्तु और सेवा दोगे तो ये प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं, जबकि इसमें 2 तरफा होता है, ठीक है। इसमें कह रहा हूं कि साधन आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते हैं, जबकि हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये अपनी डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट के रूप में, ये क्या है, इनडायरेक्ट के रूप में। समझ में आएगी ये क्लियर आपको। इसको जब भी आप नेशनल इनकम निकालोगे तो उसमें हस्तांतरण आय को सम्मिलित नहीं करना है, केवल साधन आय को ही सम्मिलित करना है, जैसे भूमि श्रम पूंजी के रूप में है ना, उनको इंक्लूड करना है, ब्याज है, लगान है, ब्याज है, ठीक है, श्रम है, लाभ है, इनको इंक्लूड करना है। ये जो आपको सेवा कुछ मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उनको इंक्लूड नहीं करना, छात्रवृत्ति है, पेंशन है, तो इसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते। जबकि ये जो लगान है, ब्याज है, मजदूरी है, ब्याज ये प्राप्त होता है जिसको नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। समझ में आया कि नहीं, मतलब उसमें इंक्लूड करते हैं, इसको हस्तांतरण आय को सम्मिलित नहीं करते। तो ये तो मैंने बताया कि साधन आय और हस्तांतरण आय में क्या अंतर है। हस्तांतरण आय का मतलब है कि यहाँ पर आप बिना काम किए आपको पैसा प्राप्त होता है। हस्तांतरण आय में क्या होता है, बिना काम किए पैसा प्राप्त होता है। जबकि साधन आय में कह रहा हूं कि आप काम के बदले पैसा लेंगे, काम के बदले पैसा लोगे। समझ में आया कि नहीं। जब आपने भूमि उपलब्ध कराई तो भूमि के बदले आपको लगान मिला, जब आपने मजदूर के रूप में कार्य किया तो आपको मजदूरी मिली है, पूंजी दी है तो पूंजी पर ब्याज मिला है, उद्यमी के रूप में दिया तो लाभ मिला है। जबकि यहाँ पर जो छात्र होती है, आपने केवल गवर्नमेंट को टैक्स का भुगतान किया है, जबकि गवर्नमेंट आपको कितनी सेवा उपलब्ध कराई है, शिक्षा की व्यवस्था भी उपलब्ध कराती है, स्वास्थ्य की सेवा भी उपलब्ध कराती है, छात्रवृत्ति देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, विकलांग पेंशन देती है, ठीक है,
यानी कि एक और जो रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलती है तो वो भी देती है। मतलब कई सारी गवर्नमेंट आपको योजना देती है। तो यहाँ पर आप बिना काम किए पैसा मिलता है, जो बिना काम किए जो पैसा मिलता है उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते। क्यों? क्योंकि यही तो सरकार से पैसा आ रही है, हस्तांतरण आय तो सरकार से पैसा आ रही है और उसी पैसे को आप राष्ट्रीय आय में इंक्लूड करोगे, तो इसको आय सम्मिलित नहीं करते। जबकि साधन आय को सम्मिलित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्म से प्राप्त होती है, जो सरकार से प्राप्त होती है उसको सम्मिलित नहीं करते। क्लियर ये? ठीक है, इसको नोट करो। अब देखते हैं साधन भुगतान और हस्तांतरण में भुगतान में क्या अंतर है, उसको इसकी शॉर्ट वीडियो अच्छे से डिफरेंस है। साधन भुगतान और हस्तांतरण भुगतान में क्या अंतर है, ध्यान रखना। इन चीजों को क्लियर करना, तभी आपको आय समझ में आएगी। वरना कि भाई आय कौन सा, खर्चा कौन सा, अंदर समझ में भी नहीं आएगा कि भाई साधन आय कौन सी है, साधन भुगतान कौन सा है, हस्तांतरण आय कौन सी, हस्तांतरण भुगतान कौन सा है। ठीक है ना? देखिएगा, जो साधन भुगतान होता है ये एक प्रकार की अर्जित आय होती है। ये कोई प्रकार की कौन सी है, अर्जित आय, क्योंकि ये फर्मों से होती है। ठीक है? जबकि हस्तांतरण को जो भुगतान होता है वो अंतरण भुगतान है। ये कौन सा है, अंदर वाला भुगतान है। देखना अच्छे से, पॉइंट को क्लियर करना। हस्तांतरण भुगतान है जो मान लीजिएगा किसी सेवा के थ्रू हो सकता है। ठीक है? अब मान लीजिएगा सरकार से जो भी पैसा प्राप्त होता है तो वो कभी भी आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलते, वो आपके अकाउंट के अंदर आते हैं, मतलब वो अंदर वाला भुगतान हुआ। उसी प्रकार मान लीजिएगा कि सरकार को कोई भी टैक्स है तो कोई हम डायरेक्ट उनको देने तो जाते नहीं है, अकाउंट से हमारे लैस होते हैं, हमारे खाते से सीधे वो पैसे क्या होते हैं, कट होते हैं। उसी प्रकार मान लीजिएगा कोई भत्ता हो गया, मैरिज का भत्ता हो गया, कोई पेंशन हो गई, तो ये कभी भी आपको देने तो आते नहीं है, मतलब ये आपके खातों में होता है। तो ये खातों में होता है मतलब अंदर वाला भुगतान है, मतलब अंतरंग भुगतान है, इंटरनल है। ये इंटरनल है, ये आपके एक्सटर्नल है, ये आपके एक्सटर्नल है, अर्जित है। जितना आप साधन उपलब्ध कराओगे उतना ही होगा। जबकि इसमें क्या है, आप अप्लाई कर दोगे और आपको पैसा प्राप्त होता है सरकार से सहायता के रूप में। ठीक है? उसी प्रकार जैसे कि ये आय की अवधारणा है, ये कौन सी एक आय की अवधारणा। आय की अवधारणा मतलब साधन भुगतान जो होता है तो वो कौन से आय की अवधारणा। मतलब अगर आप देखिए, अगर फर्म परिवार को वस्तु और सेवा देगी तो उसके बदले में क्या होगी, फर्मों को आय प्राप्त होगी, मतलब वस्तु और सेवा का भुगतान प्राप्त होगा। समझ में आया? तो जब वस्तु और सेवा का भुगतान प्राप्त होगा तो मतलब एक प्रकार से एक आय आपकी हुई है। ठीक है? मतलब ये साधन भुगतान है। जब आपने साधनों का भुगतान किया था, भूमि श्रम पूंजी, तो उसके बदले में प्राप्त होता है। ठीक है? जब साधन ही अगर आपको नहीं दे रखे होते तो क्या आप साधनों का भुगतान कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते, मतलब ये एक आय की अवधारणा होती है। ठीक है? जबकि ये कौन सी होती है, प्राप्ति की अवधारणा। प्राप्ति की अवधारणा मतलब गवर्नमेंट को क्या रिसीव होता है, टैक्स रिसीव होता है, और टैक्स रिसीव होने के उपलक्ष्य में तो आपको जो सहायता है वो प्रोवाइड होती है, सहायता जो मिलती है आपको। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये एक तरह की रिसिप्ट है, जबकि ये एक तरह की इनकम है, ये एक तरह की प्राप्ति है, और ये एक तरह की आय है, मतलब इसको क्रेडिट करते हैं और इसको डेबिट किया जाता है। ठीक है? ये समझ आएगा। उसके बाद आय की अवधारणा का मतलब है कि जब फर्म साधन उपलब्ध कराती है तो फर्म क्या करती है, उस साधनों का भुगतान करती है। फर्म क्या करती है, उस साधनों का भुगतान करती है। जबकि ये क्या है, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सरकार को जब टैक्स प्राप्त होता है तो सरकार क्या करती है, उन्हीं टैक्स के आधार पर सहायता उपलब्ध करवाती है। उन्हीं सहायता के आधार पर क्या करती है, उसी कर के आधार पर, उसी टैक्स के आधार पर सहायता उपलब्ध करती है। यानी कि ये प्रकार की प्राप्ति की अवधारणा है, जबकि ये कौन सी आय की अवधारणा है। उसके बाद में कह रहा हूं कि साधन भुगतान को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते हैं। मैंने बताया था कि साधन आय को तो राष्ट्रीय आय के अंदर सम्मिलित करते हैं। तो साधन आय को जब करते हैं तो साधन भुगतान को भी तो करते हैं, मतलब इसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते हैं। जबकि इसको सम्मिलित नहीं करते, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को जो आप लोग टैक्स पे कर रहे हैं उन्हीं टैक्स में से आपको वो सहायता है जो उपलब्ध करवाती है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं कि आप लोगों ने जो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है उन्हीं पैसों से तो आपको सहायता मिल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? और जो आप कमा रहे हैं, जो आप कमा रहे हैं तो वो कौन सा है, साधन के अंदर माना जाता है, और ये राष्ट्रीय आय के अंदर सम्मिलित करते हैं। जो आपकी सैलरी है उसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई पैसा प्राप्त हो जाए तो उसको नेशनल इनकम में सम्मिलित नहीं करते, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते। जो किसी और से प्राप्त हो रहा है पैसा, ठीक है, पैसे हो सकता है, बेरोजगार भत्ता हो सकता है, छात्रवृत्ति हो सकती है,
या विकलांग पेंशन हो सकता है। तो ये आपके हस्तांतरण भुगतान होता है जिसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है। इसके बाद में कह रहा हूं कि उत्पादन के साधनों को सेवा प्रदान करने के बदले में प्राप्त होता है। जब आप उत्पादन के साधन है वो प्रोवाइड करते हैं फर्म को सेवा के रूप में, तभी तो प्राप्त होता है, वरना थोड़ी प्राप्त होता है। मतलब जब आप साधन उत्पादन के साधन जब आप दोगे सेवा के रूप में, तभी साधनों का भुगतान होता है, अन्यथा नहीं होता। जब तक आप साधन ही अगर उपलब्ध नहीं करवाओगे फर्म को, तो क्या फर्म उन साधनों का भुगतान करेगी? क्या नहीं करेगी। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि यह भुगतान बिना कोई सेवा या वस्तु प्रदान किए प्राप्त होता है। इसमें आप वस्तु खरीदो या मत खरीदो, इसमें तो बिना सेवा उपलब्ध किए हुए भी प्राप्त हो सकता है। मतलब इसमें आप वस्तु और सेवा को नहीं भी दोगे तो भी गवर्नमेंट आपको सहायता जो उपलब्ध करवा सकती है। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति टैक्स पे नहीं करता तो उसको भी तो भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सहायता उपलब्ध की जा रही है कि नहीं जा रही? की जा रही है। वो भी तो छात्रवृत्ति ले रहा कि नहीं ले रहा? ले रहा, उसको भी पेंशन मिल रही है, उसको भी विकलांग पेंशन वो मिल रही है। चलिए अब देखना कि इसमें जो एग्जाम्पल हो सकते हैं वो लाभ, ब्याज आदि हो सकता है, लेकिन इसमें कह रहा हूँ कि इसमें पेंशन है, छात्रवृत्ति है, ब्याज का भत्ता है, ये सब किसमें जाते हैं? हस्तांतरण भुगतान। तो हस्तांतरण भुगतान में इसको इंक्लूड नहीं करना है, जबकि इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर था जो मैं आपको बता दिया। अब नेक्स्ट अगले एक्सिस के अंदर मैं आपको नेशनल इनकम के बारे में बताऊंगा कि राष्ट्र आय क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में पूरा अच्छे से समझना है अगले एक्सिस के अंदर। तो ध्यान रखना, साधन आय और साधन भुगतान इनको तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करना है। हस्तांतरण आय और हस्तांतरण भुगतान इसको सम्मिलित नहीं करना। क्लियर है? साधन का मतलब है कि जहां पर आप लोगों ने कोई सेवा दी है, जहां पर आप लोगों ने कोई सेवा दी है और उसके बदले में अगर आपको कोई पैसा प्राप्त हो रहा है तो उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करना है। साधन भुगतान का मतलब है कि जहां पर आपने वस्तु और सेवाएं खरीदी है, जहां पर आपने वस्तु और सेवाएं खरीदी और उसके बदले में आप लोग जो भुगतान करोगे वो आपके साधन भुगतान है, जिसको उसको भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करना है। यानी कि आप अगर खर्चा कर रहे हो, ठीक है, वस्तु और सेवा के बदले में, तो इंक्लूड करना है। और यदि आपको कोई पैसा प्राप्त हो रहा है वस्तु और सेवा के बदले में, तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करना है। लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि मान लीजिएगा कहीं सहायता के रूप में आपको कोई मिल रहा है कि इनाम या मिल रहा है, तो इसको सम्मिलित नहीं करना है। ओके, तो इसको नोट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर। ओके, बाय। और परीक्षा की काफी अच्छी रूप से तैयारी करते रहिए। ठीक है, बाय।